अमरावती मनपा आयुक्त पर स्याही फेंके जाने के मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को न्यायालय ने 13 फरवरी तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में विधायक रवि राणा समेत 11 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। अमरावती में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला हटाए जाने से नाराज युवा स्वाभिमानी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंककर अपनी नाराजगी जताई थी। इस मामले में पुलिस ने विधायक रवि राणा समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को अमरावती जिला व सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने आरोपियों को 13 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। प्रतिवादी के वकील दीप मिश्रा ने कहा कि घटना के समय रवि राणा मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद पुलिस ने उन्हें आरोपी बनाया है। याच्यामध्ये फिर्यादी डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर जे म्युनिसिपल कमिशनर आहेत, त्यांच्या फिर्यादीवरून हा गुन्हा दाखल झालेला आहे। त्या गुन्ह्यामध्ये 5 आरोपी विनोद येवतीकर, मूलचंदाणी, संदीप गुल्हाणे, अजय बोबडे आणि सूरज मिश्रा असे 5 आरोपी अटक केले होते। आज त्यांना विद्यमान कोर्टासमक्ष त्यांना प्रेझेंट केलं पोलिसांनी। पोलिसांकडून श्री मनीष ठाकरे या प्रकरणामध्ये तपास अधिकारी आहेत, त्यांनी 7 दिवसाच्या PCR ची मागणी केली। आता या प्रकरणामध्ये आता माझ्या 22 वर्षाच्या कॅरियरमध्ये पहिलं प्रकरण आहे। या प्रकरणामध्ये 307, 353, 332 अनलॉफुल असेंब्ली म्हणजे 147, 148, 149, 500 आणि 501 असे ऑफेन्स रजिस्टर केलेले आहेत। ॲक्च्युअली 5 आरोपी याच्यामध्ये अरेस्ट केलेले आहेत, परंतु सरप्राइजिंगली की आमदार रवी राणा यांनासुद्धा याच्यात आरोपी केलेला आहे। 120B म्हणजे क्रिमिनल कॉन्स्पिरसीचा सेक्शन याच्यामध्ये लागलेला आहे। या क्षणाला तरी जे आज आर्ग्युमेंट झालं न्यायालयामध्ये किंवा आयोगाने जे युक्तिवाद केला त्याच्यावरून कुठेही आमदार रवी राणा यांच्या विरुद्ध त्यांच्याकडे कोणते पुरावे आहेत याच्याबद्दल त्यांनी वाच्यता केलेली नाही। आणि जर असं असेल तर या स्थितीमध्ये आमदार रवी राणा जे त्या तारखेला आणि त्यावेळेस घटनेच्या वेळेस नागपूरवरून मुंबईसाठी प्लेनमध्ये होते, त्यांना आरोपी करणे हे थोडंसं आश्चर्यचकित करणारं आहे आणि ते न समजण्यासारखं आहे या स्टेजला तरी। अमरावती में युवा स्वाभिमानी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा मनपा आयुक्त पर स्याही फेंके जाने की घटना के बाद अमरावती में मनपा कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग करते हुए मनपा कर्मचारियों ने रविवार तक काम बंद आंदोलन का ऐलान किया है। अमरावती शहर के युवा स्वाभिमानी पार्टी द्वारा अनधिकृत तरीके से लगाए गए शिवाजी महाराज का पुतला मनपा प्रशासन ने हटाए जाने के बाद मनपा प्रशासन से नाराज पार्टी के कार्यकर्ता ने मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंकी। बुधवार को हुई इस घटना के बाद महानगर पालिका के कर्मचारी मनपा आयुक्त डॉक्टर आष्टीकर के समर्थन में काम बंद आंदोलन शुरू किए हैं। कर्मचारी इस घटना का निषेध करते हुए कार्यालय से बाहर निकलकर नारेबाजी भी किए। कर्मचारियों के काम बंद आंदोलन का हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। स्वाभिमान पक्षाच्या वतीने आयुक्तांवर जी काल शाहीफेक आंदोलन करण्यात आलं होतं, त्यानंतर आज महानगरपालिकेतले जे कर्मचारी आहेत त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतलेला आहे आणि येत्या रविवारपर्यंत त्यांनी कामबंद आंदोलनाचा पवित्रा घेतलेला आहे। आपण सध्या अमरावती महानगरपालिकेत आहोत आणि तुम्ही पाहू शकता की या ठिकाणी सर्व विभागाचे जे कर्मचारी आहेत ते पूर्ण एकत्र झालेले आहे आणि त्यांनी आजपासून कामबंद आंदोलन पुकारलेले आहे। यासोबतच जे आरोपी सध्या अटक झालेले नाहीत त्यांना त्वरित अटक करावी अशी मागणी सुद्धा यांनी या ठिकाणी लावून धरलेली आहे आणि 3 दिवसांचं कामबंद आंदोलन त्यांनी पुकारलेलं आहे। आज जे कर्मचारी महानगरपालिकेचे ते सर्व एकत्र झाले आणि पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांना सुद्धा त्यांनी निवेदन दिलेलं आहे आणि जे आरोपी आहेत त्या आरोपींवर कठोरातली कठोर कारवाई करावी अशी मागणी सध्या या ठिकाणी हे कर्मचारी करीत आहेत। अरुण जोशी, यूएन न्यूज, अमरावती। अमरावती में मनपा आयुक्त पर स्याही फेंके जाने का मुद्दा अब गहराता जा रहा है। शिवसेना नेता सुनील खराटे ने विधायक रवि राणा को गिरफ्तार करने और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। अमरावती में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना जिलाध्यक्ष सुनील खराटे ने मनपा आयुक्त पर स्याही फेंकने वाले युवा स्वाभिमानी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए विधायक रवि राणा को गिरफ्तार करने और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। शिवसेना नेता सुनील खराटे ने ये भी कहा कि नगर आयुक्त पर हमला करने के बाद उन पर हमला करने की कोशिश की गई। त्याच्या पाठीशी आहोत। जर गुन्हे दाखल झाले असतील
तर ते सगळं पाहणी करूनच गुन्हे दाखल झाले असतील आणि गुन्हे दाखल झाले असतील तर त्यांना अटक व्हायलाच पाहिजे अशा मताचे आम्ही आहोत. नाही, प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचे वेगवेगळे तरीके आणि वेगवेगळे त्यांना संवैधानिक अधिकार आहेत, ते त्यांच्या पद्धतीने त्यांनी करावेत. परंतु कालचा जो प्रकार होता तो अत्यंत निंदनीय आहे. आम्ही त्याचा निषेध करतो. कुठल्याही एवढ्या मोठ्या अधिकाऱ्याला अशा पद्धतीनं त्याला खोटं बोलून एका ठिकाणी बोलवणं आणि त्याच्यावर शाई टाकणं, तर त्यांच्यात हिंमत असते तर त्यांनी बोलवायला पाहिजे का तुम्ही राजकुमार चौकात या, आम्ही तुमच्यावर शाई फेकणार आहोत. असं खोटं बोलून त्यांना एका ठिकाणी बोलवायचं आणि त्यांच्यावर शाई फेकायची, हा प्रकार अत्यंत भॅड प्रकारचा आहे. आम्ही त्याचा निषेध करतो आणि त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले त्यांना तात्काळ अटक करण्याची मागणीसुद्धा आमची आहे. जर त्यांनी गुन्हा केला असेल तर अटक झालीच पाहिजे. अमरावती में मनपा आयुक्त पर युवा स्वाभिमानी पार्टी की महिला कार्यकर्ता द्वारा स्याही फेंके जाने की घटना का कांग्रेस नेता डॉक्टर सुनील देशमुख ने निंदा की है. अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जिस कार्यकर्ता ने अधिकारी का अपमान किया है उसे पार्टी से निकाल देना चाहिए. इस तरह के आंदोलन से अमरावती शहर का नाम खराब होने की बात कहते हुए उन्होंने इस घटना का निषेध किया. एखादा शहर जर त्याची प्रगती करायची, विकास करायचा असेल तर त्या शहरामध्ये शांतता, सुख आणि शांतता असायला हवी. तुम्ही विचार करा, उद्या कोणाच्या उद्योगपतीला जर म्हटलं की तू अफगाणिस्तानमध्ये जाऊन कारखाना उघडेल, तो उघडेल का नाही उघडणार? कारण की तिथे अशांतता आहे, तिथे हिंसक वातावरण आहे, तिथलं वातावरण व्यवसायासाठी आणि उद्योगधंद्यासाठी चांगलं नाही. आज अमरावती शहर गेल्या 2-3 महिन्यापासून सातत्याने काही लोकांचे उद्योग सुरू आहेत की अमरावती शहर स्वतःच्या राजकारणासाठी, राजकीय फायद्यासाठी अमरावती शहरामध्ये काय धुसमसत ठेवायचं, अशांतता ठेवायची, जातीय तणाव वाढवायचा आणि शिवाजी महाराजाच्या नावावर काही उद्योग करायचे आणि बायकांना समोर करायचं. अरे तुमच्यात हिंमत असेल तर तुम्ही समोर या ना. त्या बायांना समोर करून तुम्ही जो खेळ खेळला त्याला कोणताही जागरूक अमरावतीकर तुम्हाला चांगलं म्हणणार नाही. मला कोणीतरी सांगणार की युवा स्वाभिमानीचे ते कार्यकर्ते होते. मी आमदार महोदय रवी राणा यांना विनंती करतो की जर ते युवा स्वाभिमानीचे कार्यकर्ते असतील तर त्यांना ताबडतोब पक्षातून निष्कासित करा, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करा, जेणेकरून लोक तुम्हाला नावं ठेवणार नाहीत. बहुचर्चित हिंगनघाट प्राध्यापिका अग्निकांड में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. वर्धा अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय ने आरोपी विक्की नगराले को आजीवन कारावास की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है. एक तरफा प्रेम में आरोपी ने 2 साल पहले अंकिता पिसुड्डे को जिंदा जला दिया था. अंकिता की दूसरी बरसी पर अदालत ने अपना फैसला सुनाकर उसे न्याय दिया है. बहुचर्चित हिंगनघाट प्राध्यापिका अग्निकांड में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. वर्धा अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय ने आरोपी विक्की नगराले को आजीवन कारावास की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है. एक तरफा प्रेम में आरोपी ने 2 साल पहले अंकिता पुसुड्डे को जिंदा जला दिया था. अंकिता की दूसरी बरसी पर अदालत ने अपना फैसला सुनाकर उसे न्याय दिया है. वर्धा जिले के हिंगनघाट में प्रोफेसर अंकिता पिसुड्डे अग्निकांड में कार्रवाई पूरी होने के बाद सभी की निगाहें न्यायालय के फैसले पर था. आखिरकार गुरुवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया. अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय के बहुचर्चित अग्निकांड में आरोपी विकेश उर्फ विक्की को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. एक तरफा प्यार से विक्की उर्फ विकेश नगराले ने 2 साल पहले 2 फरवरी को हिंगनघाट में सरेआम अंकिता पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान 10 फरवरी को नागपुर के ऑरेंज सिटी में उसकी मौत हो गई थी. वैसे तो इस मामले में आरोपी विक्की को पुलिस ने वारदात के कुछ ही दिन बाद गिरफ्तार कर लिया था. मामले में अंकिता को न्याय दिलाने के लिए फास्टैग में सुनवाई के बाद आखिरकार अब फैसला आया है. इस घटना के बाद पूरे महाराष्ट्र में गुस्सा फूट पड़ा. इस मामले में महिला जांच अधिकारी और उपविभागीय पुलिस अधिकारी तृप्ति जाधव ने 19 दिनों के भीतर चार्जशीट पूरी की थी, जिसके बाद 28 फरवरी को आरोपी विक्की उर्फ विकेश नगराले के खिलाफ हिंगनघाट फर्स्ट क्लास कोर्ट में 426 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया गया था. इस मामले में सरकार ने प्रसिद्ध वकील उज्जवल निकम को नियुक्त किया था. इस मामले में कुल 29 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे. घटना के बाद से ही आरोपी विकेश नगराले जेल में बंद है और अब उसे आजीवन की सजा सुनाई गई है. अंकिता की दूसरी बरसी पर आरोपी को सजा मिलने से आज आखिरकार उसे न्याय ही मिल गया. न्यायालयाने आरोपी विकेश नगराळे याला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावलेली आहे आणि यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे विकेशला दिनांक 3 फेब्रुवारी 2019ला अटक करण्यात आली होती, परंतु हा 2 वर्षाचा कालावधी याला शिक्षेत सूट मिळणार नाही
आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जन्मठेप म्हणजे मरेपर्यंत जन्मठेप असा होत असल्यामुळे आणि आरोपी विकेश नगराळे याचं क्रौर्य व क्रूरता पाहून न्यायालयाने त्याला जरी 3/2 अटक करण्यात आलेली 3/2/2019 पासून, तरी हा पिरियडमधून या शिक्षेत त्याला गणला जाणार नाही. तर आज मयत अंकिता हिलाबरोबर जाऊन 2 वर्ष झालेली आहेत आणि आजपासून त्याला ही जन्मठेपेची शिक्षा, कायद्याच्या भाषेत मरेपर्यंत जन्मठेप असा होतो आणि 5,000 रुपयाचा दंड अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांनी ठोठावलेला आहे. या संपूर्ण खटल्याच्या कामकाजाला वर्धा पोलीस अधीक्षक श्री होळकरजी, त्यांचे सर्व सहकारी यांनी या खटल्यामध्ये योग्य तो बंदोबस्त ठेवल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न देखील कोठे निर्माण होऊ शकला नाही. हे देखील या खटल्याचं आजचं एक वैशिष्ट्य आहे आणि आजचा निकाल बरोबर आज संध्याकाळी आता न्यायालयाने घोषित केलेला आहे. प्रधानमंत्री के बयान का जबरदस्त असर नागपुर में दिखाई दे रहा है. पीएम से माफी की मांग करते हुए कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के बाहर प्रदर्शन किया. जवाब में भाजपा ने अधिक आक्रामक ढंग से प्रदर्शन किया. बुधवार के बाद गुरुवार को प्रदर्शन का दौर किस तरह से रहा, देखिए इस रिपोर्ट में. मौसम में ठंड अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन नागपुर में राजनीतिक पारा धीरे धीरे उफान ले रहा है. नागपुर में 2 प्रतिद्वंदी पार्टियां कांग्रेस और भाजपा राजनीतिक पारे को बढ़ा रही हैं. गुरुवार को प्रधानमंत्री के बयान पर खड़े हुए बखेड़े के बाद कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन के हथियार के साथ फिर आमने सामने आए. जगह थी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का घर. कोरोना को कांग्रेस से जोड़ने वाले प्रधानमंत्री के बयान पर माफी की मांग करते हुए कांग्रेस ने गडकरी के घर के सामने प्रदर्शन किया. कांग्रेस ने जैसे ही इस बात का ऐलान किया कि वह गडकरी के घर के बाहर गुरुवार दोपहर 12 बजे प्रदर्शन करेगी, इस ऐलान के साथ भाजपा के कार्यकर्ता अधिक आक्रामकता के साथ तैयार हो गए. उसके बाद नारों के प्रहार से एक दूसरे को करारा जवाब दिया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में कोरोना के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी पर साधे गए निशाने के बाद नागपुर में शहर कांग्रेस द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है. कांग्रेस पार्टी ने पहले ये ऐलान किया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर निवास स्थान के बाहर वो प्रदर्शन करेंगे. इसके बाद में जवाबी प्रदर्शन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति बनाई और उसी के साथ प्रदर्शन का ऐलान किया. आप देख सकते हैं इस वक्त रेडिसन ब्लू चौक नागपुर शहर में केंद्रीय मंत्री का जहां निवास स्थान है उसके बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं. उनके ठीक सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं. नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, माफी मांगो जैसे नारों का जवाब देने के लिए भाजपा ने जय श्री राम, वंदे मातरम, नाना पटोले डरता है, पुलिस को आगे करता है जैसे नारों का इस्तेमाल किया. यह सब चल ही रहा था कि युवा मोर्चा के कुछ आक्रामक कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ बढ़ने लगे. उन्हें रोकने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी. नहीं, कांग्रेस के लोग जब आगे बढ़ते हुए दिखे तब जाके युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 2 कदम आगे आए, लेकिन अभी सब शांत है और हमारे कार्यकर्ता भी शांत है. नारेबाजी के बीच प्रदर्शन का दौर कुछ देर और चला. कांग्रेस के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की जनता का अपमान किया है, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए. नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र का अपमान किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है. उन्होंने कहा कि कोरोना महाराष्ट्र ने फैलाया है. ये स्टेटमेंट जब तक वापस नहीं लेंगे, महाराष्ट्र की जनता की माफी नहीं मांगेंगे, तब तक के हम यह आंदोलन पीछे नहीं लेंगे. अपने प्रदर्शन के लिए कांग्रेस ने गडकरी का घर ही क्यों चुना, इस पर कांग्रेस के शहराध्यक्ष ने कहा कि नितिन गडकरी देश के नेता हैं, उनका हर कोई सम्मान करता है,
इसलिए उनके माध्यम से हमारी मांग मोदी तक पहुंचाने की है, इसलिए यह प्रदर्शन किया गया। नितिन जी गडकरी साहब हमारे खासदार हैं और महाराष्ट्र के रहवासी है। महाराष्ट्र पे उनके ऊपर अभिमान है, महाराष्ट्र के ऊपर गडकरी साहब को नाज है और देश के पंतप्रधान जो उनके पार्टी के हैं वो अगर महाराष्ट्र के बारे में अगर कुछ बोलते हो तो हमने हमारे खासदार साहब के पास ये कहने आए हैं कि आप उनसे विनती करो कि महाराष्ट्र की जनता से माफ़ी मांगो, इसलिए हम आए हैं। खैर, कांग्रेस के प्रदर्शन के इस तरीके से भाजपा खुश नहीं दिखी। भाजपा कार्यकर्ताओं के मुताबिक उनका जवाबी प्रदर्शन ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए था। माननीय मोदी जी ने जो कहा है वो 100% सही है और इसीलिए हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अगर उनको लगता है कि हमने गलत कुछ किया है तो आ जाए सामने, हम उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस भाजपा के प्रदर्शन की वजह से रेडिसन ब्लू चौक से नरेंद्र नगर को जोड़ने वाला रास्ता काफी देर तक बंद रहा। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं का राजनीतिक मकसद पूरा हो जाने के बाद पुलिस के माध्यम से गिरफ्तारी वाला मध्यस्थता का रास्ता निकाला गया। दोनों दलों के नेता और कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी गिरफ्तारियां दी। भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए चाय पानी की व्यवस्था थी जिसका लुत्फ उठाया गया और आज का प्रदर्शन समाप्त हुआ। यह कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कांग्रेस पार्टी पर तल्ख टिप्पणी की हो, और ना ही यह कोई पहला मौका है जब कांग्रेस पार्टी की ओर से जवाबी बयानबाजी या आक्रामकता दिखाई गई हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान का महाराष्ट्र और ख़ास तौर से नागपुर शहर की राजनीति में खासा असर दिखाई दे रहा है। आज नागपुर में हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रदर्शन में भारी आक्रामकता दिखाई दी। इस आक्रामकता की एक बड़ी वजह आगामी दौर में होने वाले नागपुर महानगर पालिका के चुनाव हैं। कैमरामैन मिलिंद हिवसे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर। अकोला जिले के तिल्हारा तहसील के उकली बाजार स्थित सेंट्रल बैंक में अज्ञात चोरों ने चोरी की। चोरों ने गैस कटर से बैंक की खिड़की काटकर अंदर प्रवेश किया और बैंक की तिजोरी से 8,64,000 रुपए चुराकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 3 चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। अकोला जिले के तिल्हारा तहसील के उकली बाजार में सेंट्रल बैंक की शाखा है। कुछ अज्ञात चोरों ने बैंक के पीछे लकड़ी की खिड़की तोड़कर बैंक में घुस गए, जिसके बाद गैस कटर की मदद से सेंट्रल बैंक की तिजोरी को काटकर उसमें रखे 8,64,850 रुपए चुराकर फरार हो गए। इस चोरी की वारदात के बाद कर्मचारियों को जब बैंक में चोरी का पता चला तो पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। बैंक में चोरी की खबर मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी चोरों की तलाश में जुट गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने भी घटनास्थल का दौरा किया। अब चोरों की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। सीसीटीवी फुटेज में 2 चोर नजर आए हैं। ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि इस वारदात में 2 से अधिक चोर शामिल होंगे। बँकेची मागील खिडकी तोडून बँकेमध्ये आतमध्ये प्रवेश करून गॅस कटरच्या साहाय्याने वॉल्ट हे कापलेला आहे व वॉल्टमध्ये असलेली 8,64,850 रुपये हे लंपास केलेली आहे। त्यानंतर घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस यांना कळवण्यात आलं। पोलीस पाटील व आमचे बँकेचे कॅशियर एवं असिस्टंट मॅनेजर यांनी बँकेचं मेन डोअर ओपन करून बघितल्यावर हे घटना समजली। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर प्यार का आदर और सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से होने वाले पति पत्नी संयुक्त रक्तदान शिविर का आयोजन 13 फरवरी 2022 को किया जाएगा। ये जानकारी रक्तदान समिति ने आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में दी। शहर के रायली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक शिविर आयोजित किया जाएगा। स्वर्गीय मधुसूदन जाजोरिया की स्मृति में आयोजित ये शिविर स्वर सम्राज्ञी ज्ञान कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर को समर्पित है। पति पत्नी के संयुक्त रक्तदान का ये 14वां शिविर है। शिविर में अब तक 1200 दंपतियों ने एक दूसरे के प्रति अपना प्यार और सम्मान दिखाने के लिए रक्तदान किया है।
सामान्य औपचारिकताओं को तोड़ते हुए शिविर का उद्घाटन प्रथम 5 जोड़ों द्वारा किया जाएगा। 14 फरवरी प्यार के प्रति सम्मान दिखाने का दिन है, इसीलिए पति पत्नी इस शिविर में भाग लेकर एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और सम्मान का इजहार करे, ऐसी अपील आयोजक चंद्र कुमार उर्फ लप्पी सेठ जाजोरिया ने की है। इस मौके पर रक्तदान समिति के मार्गदर्शक डॉक्टर अरविंद देशमुख, अध्यक्ष महेंद्र भूतड़ा, उपाध्यक्ष अजय दातेराव, श्याम शर्मा, शैलेश चौरसिया, सचिव सीमेश रॉप, कोषाध्यक्ष किशन गोपाल सादानी, यूसुफ बारामती वाला उपस्थित रहे। रविवार को स्थानीय अग्रसेन भवन में हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी वैलेंटाइन डे निमित्त पति पत्नी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सवेरे 8 से 2 के बीच में यह रक्तदान शिविर का आयोजन होगा और यह 14वां रक्तदान शिविर है। संपूर्ण भारत में पति पत्नी का रक्तदान शिविर सिर्फ केवल अमरावती में ही होता है। मैं सभी अमरावती के नागरिकों से विनती करता हूँ, पति पत्नी से विनती करता हूँ कि वे इस शिविर में आके हमारी इस कैंप को सफल बनाएं। वन विभाग के अकोला जिले के अकोट तहसील के नरनाला किले में दरगाह में कई महीनों के लिए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। श्रद्धालुओं के लिए फिर से दरगाह आने की नियमित अनुमति मांगी गई है। हालांकि अभी अनुमति नहीं मिलने से श्रद्धालुओं में नाराजगी है। अकोला जिले के नरनाला किले पर हजरत बुरहानुद्दीन का पुरातन कालीन दरगाह है। यहाँ हर धर्म के लोग आस्था के साथ आते हैं। खासकर सोमवार और गुरुवार को यहाँ काफी संख्या में लोग पहुँचते हैं। यहाँ के बारे में कई तरह के किस्से भी हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से ये दरगाह पिछले काफी समय से बंद है। यहाँ श्रद्धालुओं के आने जाने पर रोक लगी हुई है, लेकिन अब कोरोना संक्रमण कम होने पर जब सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा है, तो नागरिक इस दरगाह को खोलने की मांग कर रही हैं। नागरिकों ने वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक को इस संबंध में निवेदन सौंपा। मैं सैयद अजीम और मेरे कुछ साथी न्यूज़ के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे आकोट शहर की कुछ दूरी पर नरनाला किला है, जहाँ पर हज़रत शाह बुरहानुद्दीन औलिया की मज़ार है और मुग़ल कालीन मस्जिद है, जहाँ पर हम महीने में एक बार दर गुरुवार को साफ़ सफाई के लिए जाते थे। लेकिन वन कर्मचारी और अधिकारियों की अड़सला निर्माण होने की वजह से हमें रोका गया, हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। और हमने सीसीएफ मैडम से भी रिक्वेस्ट की है और हमारे यहाँ के आकोट शहर के डीएफओ नंद किशोर रेड्डी सर से भी रिक्वेस्ट की है कि भाई दर्शन के लिए लोगों को जाने दिया जाए हफ्ते में 2 दिन, जिसकी अर्जी हमने सीसीएफ मैडम को भी दी है और सर को भी दी है और हमारे पालक मंत्री महोदय को भी हमने इस पर अर्जी दी थी, बच्चू भाऊ कड़ू को। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।